नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड सेकंड मैथ्स आंशिक अवकल समीकरण हमारी बुक चल रही है साथियों। और इसका चैप्टर सेकंड प्रथम कोटि के अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने 4 पीठ विधि की जो क्रियाविधि है उसका अध्ययन कर लिया है और उस पर आधारित एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का भी अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। हल कीजिए पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर और वाई बराबर क्यू जेड। सर्वप्रथम 4 पीठ विधि की सहायता से जब भी हम कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं तो उसको हम f के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो f इक्विवेलेंट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर वाई और माइनस क्यू जेड बराबर 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। उसके बाद में हमें 4 पीठ की जो सहायक समीकरण है उसको लिखनी होती है। तो 4 पीठ की जो सहायक समीकरण है वो साथियों ये होती है dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर dq अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस q डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर dz। अब आगे जितने भी यहाँ पर टर्म लिखे जाएंगे वो माइनस के अंदर होंगे साथियों। माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू dx के अंदर यहाँ पे बट्टा के अंदर माइनस डेल एफ अपॉन पी, क्योंकि x का संबंध p के साथ होता है और y का संबंध है वो q के साथ होता है। और इस सहायक समीकरण को पिछले वीडियो के अंदर मैंने कुछ हिंट की सहायता से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने पूर्व वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सहायक समीकरण के अंदर जो नीचे सभी टर्में हमें दी गई हैं इन सभी का अलग अलग से हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मतलब इस इक्वेशन फर्स्ट का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा। तो x की यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है साथियों, तो इसका मान 0 आ जाएगा। फिर हमें बाद में डेल एफ अपॉन डेल वाई हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। y का y के सापेक्ष 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यू जेड इसका 0 हो जाएगा, तो इसका जो मान है वो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर आ जाएगा। डेल एफ अपॉन डेल जेड इसका मान माइनस क्यू आ जाएगा साथियों। डेल एफ अपॉन पी इसका मान है 2py आ जाएगा साथियों। डेल एफ अपॉन डेल क्यू इसका मान 2qy माइनस जेड प्राप्त होने वाला है। इन सभी मानों को हमें सहायक समीकरण के अंदर रखना होगा। रख देने के बाद में यहाँ पर dp अपॉन 0 प्लस पी माइनस क्यू बराबर dq अपॉन पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस q माइनस क्यू dz बट्टे के अंदर माइनस p और 2p y माइनस क्यू 2qy माइनस जेड बराबर dx अपॉन माइनस 2py। ये सभी मान पुट करने के बाद में और उसके बाद में dy बट्टे माइनस 2qy माइनस जेड और बराबर df अपॉन 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन सभी मानों को हम सरलीकरण करके इस तरीके से लिख लेते हैं। लिखने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और 5 हमारे पास 5 मान है वो प्राप्त हो चुके हैं। इन 5 मानों की सहायता से हमें कोई भी 2 मान लेकर P और Q के मान ज्ञात करने होते हैं। तो यहाँ पर हम कौन से भी मान है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, में फर्स्ट और सेकंड से P और Q के मान ज्ञात करने की कोशिश करता हूं। तो dp अपॉन माइनस पी क्यू बराबर dq अपॉन p स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, P से P कैंसिल हो जाएगा एक, तो यहाँ पे dp अपॉन माइनस क्यू बराबर dq अपॉन p प्राप्त होता है। अब यहाँ पर इसको सरलीकरण करने पे p dp प्लस q dy बराबर 0 प्राप्त हो जाता है। अब हमें दोनों तरफ समाकलन करना होगा। समाकलन करने पे पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर हमें यहाँ पर समाकलन स्थिरांक मान लेना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस समीकरण सेकंड का प्रयोग हम फर्स्ट में कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए स्टूडेंट्स, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर की जगह ए स्क्वेयर पुट कर देना होगा। तो यहाँ से क्यू का मान है वो ए स्क्वेयर वाई बट्टा जेड निकल कर आ जाएगा। तो ये क्यू का मान है हमें प्राप्त हो चुका है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब सेकंड और थर्ड की सहायता से हम p का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर दिया गया है, तो p बराबर अंडर ए स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर निकल जाएगा। और q का मान यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्यू स्क्वायर चाहिए, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो a की पावर 4 वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर पुट करने पे और जेड स्क्वेयर को लघुत्तम लेने के बाद में और यहाँ पे a स्क्वेयर है वो कॉमन ले लेंगे। और कॉमन जब मान बाहर निकलेगा तो यहाँ पर तो a आ जाएगा बाहर, और जेड स्क्वेयर जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो जेड आ जाएगा। तो p बराबर ए जेड बट्टा
ए बट्टा जेड और अंडर रूट के अंदर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। पी और क्यू के मान इस इक्वेशन के अंदर हमें रखने होते हैं, तो dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये मान हम पहले से जानते हैं। तो dz बराबर ए बट्टा जेड और अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई और बट्टा जेड और डी वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें चरों का पृथक्करण करके और यहाँ पर इस तरीके से एडजस्टमेंट करना होगा ताकि हम इनका समाकलन निकाल सके। तो यहाँ पर देखिए जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई, इसको एक तरफ लिख लेते हैं। और अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ए डी एक्स है, इसको आर एस एस साइड के अंदर रख लेते हैं और ये जो टर्म है वो यहाँ पे भाग के अंदर भेज देते हैं। तो अंडर रूट के अंदर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ताकि देखिए स्टूडेंट्स हम अगर निचली टर्म का यहाँ पर अवकलन करते हैं तो ऊपर वाली हमें टर्म प्राप्त हो जाती है और अंडर रूट के अंदर अगर हम मान दिया गया है तो इसका डायरेक्ट एक समाकलन होता है साथियों। इस तरीके से व्यवस्थित करने के बाद में हमें दोनों तरफ क्या है, समाकलन करना होगा। और हम एक समाकलन ये भी जानते हैं कि अगर नीचे वाला मान अंडर रूट के अंदर दिया गया है और उस फंक्शन का अगर ऊपर अवकलज विद्यमान है तो उसका डायरेक्ट मान है वो 2 इंटू अंडर रूट एफ एक्स होता है और यहाँ पर एक समाकलन स्थिरांक लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जेड स्क्वायर का अवकलन 2z होता है और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का अवकलज है वो 2y होता है। 2 कॉमन बाहर ले लेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायरेक्ट जो समाकलन निकल कर आएगा वो अंडर रूट के अंदर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकल कर आएगा, क्योंकि ऊपर 2 बन रहा है और नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बराबर के अंदर ए डी एक्स, इसका समाकलन ए एक्स आ जाएगा और एक समाकलन स्थिरांक हम बी लिख देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर जब अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, जो कि हमारा क्या है, पूर्ण समाकल होगा साथियों। अब उसके बाद में हम विचित्र हल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। समीकरण 5 का एक बार तो ए के सापेक्ष, एक बार बी के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे। जब ए के सापेक्ष करेंगे तो ये रिजल्ट निकल कर आएगा साथियों, जब बी के सापेक्ष करेंगे तो ये रिजल्ट निकल कर आएगा। अब इन इक्वेशनों की सहायता से ए और बी को लुपत करके यहाँ पर हम विचित्र हल ज्ञात कर सकते हैं और लुपत करने पे z बराबर 0, जो कि स्पष्ट है कि समीकरण फर्स्ट को क्या है, संतुष्ट करता है। यही हमारा क्या है, विचित्र हल होगा। उसके बाद में हम व्यापक हल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर 5 में हम b बराबर फाई ए पुट कर देंगे। फाई ए पुट करने पे यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी की जगह फाई ए मान हमें पुट करना होगा होल स्क्वायर और इसको इक्वेशन 8 मान लेते हैं। इक्वेशन 8 का ए के सापेक्ष हमें आंशिक अवकलन करना होगा साथियों। ए के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ पे जेड स्क्वायर का अवकलन है वो ए के सापेक्ष 0 आ जाएगा। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका अवकलन ए के सापेक्ष करेंगे तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर का 2a आ जाएगा साथियों। अब उसके बाद में यहाँ पर पहले तो स्क्वायर का होगा तो 2 इंटू यहाँ पर ए एक्स प्लस फाई ए आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ए एक्स प्लस फाई ए का अवकलन होने वाला है तो यहाँ पे ए एक्स का तो x आ जाएगा, प्लस का चिन्ह फाई ए का फाई डैश ए आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम 9 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 8 और 9 से ए को लुपत कर हम व्यापक हल है वो ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, हल कीजिए। p बराबर क्यू वाई और प्लस जेड और इसका होल स्क्वायर। सर्वप्रथम हमें 4 पिट विधि की सहायता से कोई भी क्वेश्चन को हल करते हैं तो f के इक्विवेलेंट मानते हैं, तो वही काम हमने यहाँ पे किया है और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में 4 पिट की सहायक समीकरण लिखनी होती है। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बार बार मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ये 4 पिट की जो सहायक समीकरण है ये आपको याद होनी चाहिए साथियों। अगर ये इक्वेशन आपको याद नहीं है तो यहाँ पर 4 पिट विधि की सहायता से हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। अब उसके बाद में जो सेम प्रोसेस रहने वाली है, यहाँ पर जो सभी नीचे जो मान लिखे गए हैं इनको बारी बारी से ज्ञात करना होगा। तो डेल एफ पॉन डेल एक्स निकालना होगा, डेल एफ पॉन डेल जेड निकालना होगा, डेल एफ पॉन डेल वाई ज्ञात करना होगा, डेल एफ पॉन डेल पी निकालना होगा और डेल एफ पॉन डेल क्यू निकालना होगा। यहाँ पर आंशिक अवकलन करके इक्वेशन फर्स्ट का और सभी मान हमें ज्ञात करने होंगे। ज्ञात करने के बाद में इस सहायक समीकरण के अंदर सभी मान पुट करने होंगे। पुट करने पे देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले मैंने प्रत्येक मान को
पुट करके बताया है। और पुट करने के बाद में यहाँ पे सरलीकरण किया है तो dp अपॉन 2p और qy प्लस z ये रिजल्ट प्राप्त होता है। dq अपॉन 4q और qy प्लस z ये मान प्राप्त होता है। dz बट्टा p माइनस 2qy और qy प्लस z ये प्राप्त होता है। dx अपॉन 1 प्राप्त होता है। dy अपॉन माइनस 2y qy प्लस z ये मान प्राप्त होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पांचों मानों में से कोई भी दो मान लेकर हमें यहाँ से p और q ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट और 5 से dp अपॉन 2p qy प्लस z और dy अपॉन माइनस 2y qy प्लस z। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें उन्हीं मानों को चयन करना होगा जो या तो नीचे कोई मान कैंसिल होके जिसका डायरेक्ट समाकलन निकल सके। तो यहाँ पे qy प्लस z से qy प्लस z कट रहा है साथियों। तो यहाँ पर dp अपॉन p बराबर dy अपॉन माइनस y। तो इसका समाकलन करने पे log p प्लस log y बराबर log a स्थिरांक ले लेंगे। तो अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम p का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, p का मान है वो मेरे पास a बट्टा y प्राप्त हो जाता है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट में p का जो मान है वो हम पुट कर देंगे। p बराबर qy प्लस z का होल स्क्वायर ये हमें इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, p का जो मान है वो a बट्टा y यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ पर qy प्लस z का होल स्क्वायर ये चल रहा है। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडरूट लग जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर q का जो मेरे पास मान है वो अंडरूट a और बट्टे के अंदर y की पावर 3 बटा 2 और माइनस z बटा y ये प्राप्त हो जाता है। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब हम जानते हैं dz बराबर p dx प्लस q dy होता है साथियों। यहाँ पर p और q के मान हम पुट कर देंगे। पुट करने पे देखिए स्टूडेंट्स, हमें आगे समाकलन करना होगा। तो dz बराबर a बट्टा y dx प्लस अंडरूट a बट्टा y की पावर 3 बटा 2 माइनस z बट्टा y dy। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर समाकलन करना होगा हमें। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका कुछ समाकलन निकलेगा नहीं और निकलेगा तो वो हार्ड हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर dx के सापेक्ष समाकलन होने वाला है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x के सापेक्ष समाकलन होने वाला है, लेकिन अतिरिक्त राशि है वो y आ रही है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हमें y को हटाना होगा। तो y को हटाने के लिए दोनों तरफ में y से गुणा कर देता हूँ। तो गुणा करने पे y dz बराबर a dx प्लस अंडरूट a और बट्टा अंडरूट a y मान शेष रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 3 बट्टा 2 है मान, माइनस z बट्टा y और इंटू y करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, dy का dy। अब इसका हमें समाकलन करना होगा, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करना होगा ताकि हम दोनों तरफ समाकलन है वो आसानी से ज्ञात कर सकें। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, y dz और z dy को एक साथ लिख लेंगे और बराबर बाकी जो x और y के अंदर टर्म है इनको एक साथ व्यवस्थित कर लेंगे। व्यवस्थित करने के बाद में यहाँ पर इसका जो समाकलन होता है वो साथियों डायरेक्ट y z होता है और इसके लिए यहाँ पर हम एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं साथियों। अगर इस तरीके से मान कोई दिया गया है y dz और z dy, तो यहाँ पर y तो कांस्टेंट है साथियों और यहाँ पे dz अकेले का आपको समाकलन कर लेना होगा। तो 1 dz का समाकलन है वो z होता है, बाकी अगली जो टर्म है इसका मान 0 आता है। इसका मान है वो क्या आएगा, 0। ये आपको हिंट है वो याद रखनी होगी, क्योंकि हमने पूर्व देखा है साथियों m dx प्लस n dy यथार्थ अवकल समीकरण के अंदर क्या होता है, जो dx का गुणांक है वो m है। यहां पर जो मान लिखा जाता है साथियों वो क्या होता है, y तो अचर होता है और यहां पर जो dy का जो गुणांक है वो n और यहां पे क्या है, x रहित पद देखना होता है हमें। क्या है, x रहित पद। इस तरीके से हम इसका डायरेक्ट समाकलन जानते भी हैं और अवकल समीकरण बुक के अंदर हम निरीक्षण विधि के अंदर अध्ययन भी किया होगा कि y dz प्लस z dy इसका डायरेक्ट समाकलन है वो yz होता है साथियों। अब उसके बाद में a dx का समाकलन है वो ax आ जाएगा प्लस अंडरूट एक कांस्टेंट मान है और उसके बाद में हमें यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1 बटा और अंडरूट y और dy इसका समाकलन ज्ञात करना होता है। तो इसका डायरेक्ट एक समाकलन होता है साथियों। यहाँ पर हम जानते हैं कि अंडरूट के अंदर fx नीचे दिया गया है और इसका अवकलज अगर ऊपर विद्यमान है तो उसका डायरेक्ट 2 इंटू अंडरूट fx उत्तर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो y का जब अवकलन करेंगे तो 1 मान आएगा
वो ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट उत्तर 2 इंटू अंडरूट वाई लिख सकते हैं और समाकलन स्थिरांक बी आ जाएगा। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, वाई जेड बराबर ए एक्स प्लस 2 अंडरूट ए वाई और प्लस बी लिख देंगे, जो कि क्या है, अभिष्टपूर्ण समाकल है।